नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी नरेश जी ने भेजा है। नरेश जी की कहानी 2009 की है। नरेश जी हिमाचल के रहने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में काम करते थे और जब भी वो गांव जाते थे नाइट बस में ही जाते थे। शनिवार का रात था, जैसा नरेश जी बता रहे थे। ऑफिस से वो अपना काम करके आए और फिर उनका टिकट बस में बुक था और सीधा अपने घर पर पहुंचकर सामान उठाया, थोड़ा बहुत नाश्ता पानी किया और सीधा बस स्टैंड के लिए चल दिए थे। ये कहानी नरेश जी बता रहे थे तो कह रहे थे कि जैसे जैसे मैं कहानी बता रहा हूँ मुझे डर लगने लगा है। तो क्या था इस कहानी में, क्या था इस घटना में, चलते हैं आगे की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी नरेश जी का। दोस्तों, मेरा नाम नरेश है। बात 2009 की है। वो शनिवार की रात थी जब मैं उस बस में सवार हुआ था। वैसे तो मैं हमेशा ही नाइट बस सर्विस पकड़ता था और सारा रात सफ़र करके सुबह मैं अपने घर की ओर निकल जाता था। महीना 2 महीना कभी कभी 3 महीना पर एक बार मैं गांव की तरफ ज़रूर जाता था। और वैसे ही एक रात जब मैं बस में बैठा, वो हमेशा की तरह बस वैसी ही थी। सीट जो था आधा के आसपास भरा हुआ था और आधा खाली था। अब अक्टूबर नवंबर का महीना था और सर्दी तो स्टार्ट लगभग शुरू हो ही गई थी। मुझे भी ठंड लग रही थी हल्का फुल्का जब बस चल रही थी। अब मैं मेरे पास में चादर था। अब मैं दिन भर ऑफिस का थका हुआ था तो मुझे अब झपकी आने लगी थी। अब आगे के तरफ तो पूरी सीट भरी हुई थी लेकिन पीछे में सीट खाली पड़ी हुई थी। मैंने देखा अपने लायक सीट को जिस पर मैं अपना पैर फैला करके आराम से सो सकूं, और मैं वही किया। मैं सबसे आखिरी वाली सीट पर पीछे की चला गया। बैग अपना सिरहाने रखा और चादर तान करके मजे में सो गया था। मुझे गहरी नींद आ गई थी। बस जब कुछ घंटों के बाद रुकी तो आधी रात से ऊपर का टाइम हो रहा था। वो बस एक ढाबे पर रुकी थी। लोग बाग अब बस से उतर रहे थे। कोई बाथरूम की तरफ भाग रहा था, कोई फ्रेश होने जा रहा था, कोई चाय के जिनको तलब लगी थी चाय पीने, कोई नाश्ता करने। मुझे भी प्रेशर लगी हुई थी। जब सारे सवारी उतर गए तो मैं भी अपने चादर समेटा और फिर मैं बस के नीचे उतर आया। देखा बाहर ठंड लग रही थी और कुछ कोहरा भी था, हल्का हल्का कोहरा फैला हुआ था। जब मैं बाथरूम के साइड में गया उस ढाबे पर तो देखा ये तो कई लोग लाइन में लगे हुए थे। अब मेरा जो प्रेशर था बहुत हाई था। मैं सोचा क्यों ना रोड के किनारे चला जाए, अब रात में कौन देखता है भला। अब वही मैंने किया। उस ढाबे से दाहिनी साइड में मैं हटता गया। कुछ दूर जा कर के देखा कि अब ठीक है, यहाँ अंधेरा है, कोई हमें देख नहीं रहा है मुझे। अब मैं एक पेड़ के पास अपना फारिग होने लगा था। कुछ देर के बाद मैं अब वहाँ से चलने लगा। जैसे ही मैं चलने के लिए मुड़ा और उस पेड़ पर से ना जाने क्या चीज मेरे ऊपर में गिरा। जैसे गिरा मैं एकदम हकबक सा रह गया था। अंधेरा सा हो गया था उस जगह पर। मुझे लगने लगा कि मैं बिल्कुल देख ही नहीं पा रहा हूं। मेरी आंखें एकदम अंधी हो गई है।
जो बाहर की स्ट्रीट लाइट थी, रोड की, ढाबा की रोशनी थी, मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। ये क्या हुआ मेरे साथ, मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा था। और जैसे ही मैं एक कदम चलने के हुआ, अंधेरे में ही मैं जमीन पर जा गिरा था। जमीन पर गिरते ही मुझे लगने लगा कि मेरे सीने पर कोई सवार हो गया है। अब मेरे वो गालों को छू रहा है, गला को छू रहा है, बालों को सहला रहा है। अब मैं पूछना चाह रहा था, भाई तुम कौन हो, आज तुमने मुझे क्यों गिराया है। जैसे ही मैं पूछना चाहा, लेकिन मेरे गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, ना जाने क्या हो गया था। लेकिन मैं उन हाथों को जल्दी से एक हाथ को पकड़ लिया था। और जैसे ही हाथ पकड़ा तो मुझे वो हाथ किसी लड़की की महसूस हुआ। उस हाथ मुलायम थे और दूसरी चीज़ थी कि उसमें कुछ चूड़ियाँ जैसी मुझे महसूस हुआ था। अब हाथ तो पकड़ लिया और इसके बाद मेरी जो आवाज़ थी वो थोड़ी बहुत बाहर निकलने लगी। मैंने बोला कि आप कौन हो, आपने मेरे साथ में क्या किया, कौन हो आप, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, और आप मेरे सीने पर सवार क्यों हो, कौन हो आप हट जाओ, मुझे जाने दो, मेरी बस निकल जाएगी, मेरी ढाबा पर वो बस खड़ी है, नहीं तो मेरा सामान उसी में रह जाएगा। मैं सब कुछ बोलता रहा और वो जो हाथ मैंने पकड़ रखा था वो एक झटके से उस औरत ने, उस लड़की ने मुझे छुड़ा लिया था। और इसके बाद वो जैसे दूर भागती हुई चली गई थी। पाजेब की आवाज़ अब सुनाई पड़ रही थी, छमछम जाती हुई। अब मैं जल्दी से उठा। उठने के बाद में मेरी आंखों की जो अंधेरापन था ना, वो दूर हो चुका था। पहले धुंधली धुंधली दिखाई देना शुरू किया और इसके बाद अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था। मैं पेड़ के साइड में मुड़ करके देखा कि आखिर वो कौन लड़की थी और उसने मेरे साथ में क्या किया, वो मेरी आंखों में क्या डाला था, क्या जादू मंत्र किया था, कौन थी। मैं अभी तक पहचान नहीं पाया था कि जो मेरे साथ में ये घटना हुई थी ये कोई अनजान शक्ति ने किया है, ये कोई आम लड़की, आम औरत तो हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं इन चीज़ से बिल्कुल अनजान था। मैं अब इधर उधर देख रहा था कि आखिर वो लड़की इतनी तेज़ी से कहाँ भाग गई। ढाबा के साइड में मेरी बस खड़ी दिखाई दे रही थी। अब बस स्टार्ट हो गई थी, इंजन की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। मुझे लगने लगा कि मैं यहाँ पर खड़ा रहा ना तो बस निकल जाएगी मेरी। और फिर मैं उस जगह पर रुका नहीं और दौड़ते हुए बस के पास पहुँच गया। वाकई में बस स्टार्ट हो चुकी थी, जितने मुसाफिर थे सब बैठ चुके थे। अब कंडक्टर वो गिनती कर रहा था कि कितने आदमी पहले थे और कितने। जैसे ही मेरे को देखा वो मुझे डांटने लगा, अरे भाई तुम अब तक कहाँ थे, मैं काफ़ी देर से कई बार गिन चुका हूँ, लेकिन एक आदमी कम आ रहा था और वो आदमी तुम ही थे। अब मैंने कहने लगा, भाई मैं थोड़ा बाथरूम चला गया था, यहाँ तो भीड़ थी तो उस पेड़ के पास चला गया था। वो कंडक्टर मेरी तरफ घूर करके देखने लगा जैसे मैं इस दुनिया का इंसान ही नहीं हूँ। मैं बोला, भाई ऐसे क्यों देख रहे हो आप। वो मुझे डांटते हुए कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि रात के टाइम में किसी पेड़ के पास में ऐसे में पेशाब करना ठीक नहीं होता, क्या इतनी जानकारी नहीं रखते हो। मैं बोला, भाई अब तो गलती हो गई है। अब फिर मैं कुछ नहीं बताया कि मेरे साथ में क्या हुआ था। अब मैं अपने उसी पीछे वाली सीट पर आकर के बैठ गया। अब बस चल पड़ी थी। बस जैसे चलने लगी, फिर ठंडी हवा थी, अब वो महसूस होने लगा था। मैं फिर अपना चादर ओढ़ ओढ़ लिया और अपना तकिया जो बना रखा था बैग का उस पर सरक के और सोने की कोशिश करने लगा। हाँ, कुछ देर के बाद मुझे नींद भी आ गई थी। तब तक सब कुछ सही था, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा था मेरे साथ में। अब जैसे नींद मुझे आई, अब मुझे थोड़ी देर के बाद महसूस होने लगा कि जैसे मेरे सीने पर कोई सवार है। अब वही जैसे पेड़ के पास में हुआ था मेरे साथ में, मेरे गला को
मेरे गालों को, मेरे सर के बालों को कोई टटोल रहा है। अब मेरी नींद खुल चुकी थी। अब मैं हड़बड़ा करके जागा। बस में अब अंधेरा था क्योंकि बस तेज दौड़ रही थी हाईवे के ऊपर में। बस उसका आगे का हेडलाइट की रोशनी सड़क पर पड़ रही थी। अब बाकी सारे मुसाफिर भी अब नींद में थे, सब सोए हुए थे। मैं देखता क्या हूँ, जैसे ही मैं अपनी चादर से सर बाहर निकाला तो मैं देखता क्या हूँ कि मेरे सीने पर एक लड़की बैठी हुई है। उसकी हाथों में चूड़ियाँ नजर आ रही थी, लाल लाल चूड़ियाँ, जिसे शादी में पहना जाता है, और लाल कपड़ों में थी। वो देखने में किसी दुल्हन की तरह दिखाई दे रही थी। चेहरा जो था अंधेरा था, लेकिन मैं साफ नहीं देख पा रहा था कि गोरा है, काला है, क्या है। लेकिन इतना तो जरूर मालूम पड़ रहा था कि जो भी लड़की मेरे सीने पर सवार है वो जवान लड़की है। और मैं चिल्लाने की कोशिश करने लगा था कि तुम फिर आ गई, तुम हो कौन। लेकिन मैं अपने मन में ही बोल रहा था, मेरे गले से आवाज़ निकल नहीं रही थी। जैसे उस पेड़ के पास में हुआ था वैसे ही मेरे साथ अब होने लगा था। वो लड़की अब धीरे धीरे कुछ बोलने लगी थी और उसकी आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मैं उसका मतलब नहीं समझ पा रहा था। वो कह रही थी, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, मैं तुम्हें बोल नहीं सकती, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं उसका मतलब समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये क्या बोलना चाह रही है, ये मेरे सीने पर क्यों सवार है। अब मेरे लाख कोशिश के बाद वो मेरे सीने से क्यों नहीं उतर रही है, अब मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है, मैं अपना हाथ पैर क्यों ना इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। मैं कंडक्टर को आवाज़ देने का कोशिश कर रहा था, सवारियों को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही थी। और ऐसा वक्त आया कि बस मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अब अपना होश खोने लगा हूँ। और उसके बाद मुझे बिल्कुल होश नहीं रहा। होश आया जब सुबह हो चुकी थी और एक ढाबे पर बस रुकी हुई थी। चाय वाले बुला रहे थे आवाज़ दे करके, चाय चाय। और वही आवाज़ सुन करके मेरी जो नींद खुली थी या मैं होश में आया था। मैं जैसे होश में आया, रात की बात समझ करके मुझे बहुत बेचैनी, घबराहट, डर महसूस होने लगा था। क्या मैंने कोई सपना देखा था, कोई ख्वाब था या फिर रियल था। और वाकई में जब मैं उठा, अपने सीट पर देखने लगा तो लड़की तो थी नहीं, और वहाँ पर वही चूड़ियाँ कुछ दो चार रखी हुई थी। जैसे ही मैंने चूड़ी को देखा, कांच की चूड़ियाँ थी वो। अब मुझे समझते देर नहीं लगी कि जो मैंने महसूस किया, जो देखा है, वो सब कुछ रियल है। हाँ, मैं डर से कांप गया था। मैं जल्दी से बस से उतरा क्योंकि अभी हमारा जो सफ़र था कुछ घंटों का और बाकी था। मैं चाय की दुकान पर पहुंचा, मुझे चाय की सख्त ज़रूरत थी। मैंने देखा सारे मुसाफिर चाय पी रहे थे, कोई ब्रेड पकौड़ा खा रहा था, लेकिन मैंने सिर्फ चाय ही ऑर्डर किया। गला मेरा एकदम दुख रहा था और गले में बोलने में भी कठिनाई हो रही थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। अब गर्म चाय पीते ही थोड़ा शरीर में जान आने लगी थी। तभी मैंने देखा कि वही कंडक्टर था। एक टेबल पर ड्राइवर, कंडक्टर बैठ कर के चाय पी रहे थे। अब मैं अपना चाय का कप उठाए उसी का टेबल पर पहुंच गया था। वो मुझे देखा, बोला, बैठ जाओ भाई, कुर्सी खाली है, चाय पी लो, खड़े खड़े चाय पीना नहीं चाहिए, बैठ जाओ, कुर्सी है ये। अब फिर मैं बैठ गया था। चाय पी तो रहा था, लेकिन जब कप उठा रहा था तब मेरे हाथ कांप रहे थे। और तभी वो कंडक्टर कहने लगा, तुम तो वही हो ना भाई, रात वाले जो पेड़ के पास गए थे बाथरूम करने के लिए। मैंने बोला, हाँ भाई, मैं वही हूँ। अब फिर मुझसे रहा नहीं गया। सारी बातें मैं पेड़ से लेकर के और बस में जो घटना हुई थी, वो जो चूड़ी थी, वो सब कुछ मैंने उसको बता दिया था।
अब जैसे ही मैं ये घटना बताने लगा था, अब बता दिया था, वो ड्राइवर और वो कंडक्टर की आंखें बड़ी बड़ी सी हो गई थी। वो बिल्कुल आश्चर्य में थे या फिर डरे हुए थे। बस का ड्राइवर कहने लगा कि भाई, तूने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। क्या ज़रूरत थी तुम्हें अंधेरे में जाने की, जब बस की सवारी यहाँ पर बाथरूम कर रहे थे, सब कुछ था यहाँ पर, तो इतनी क्या प्रेशर हो गया था, थोड़ी देर रोक लेते। अब देख लिया ना, वो कोई चुड़ैल लड़की है और वो तुम्हारे पीछा करते हुए अब बस तक आ पहुंची है। और फिर जल्दी से चाय पी करके हम तीनों लोग अपनी उस बस में चले गए थे, देखने के लिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ना, वहाँ चूड़ी रखा हुआ है, क्या वाकई में है वहाँ पर। जब मैं वहाँ गया ना सीट पर, तो चूड़ी वैसी की वैसी ही रखी हुई थी। अब ड्राइवर कंडक्टर मेरी तरफ देख करके घूरने लगे थे और वो कहने लगे, भाई ये तो मामला बड़ा गंभीर लग रहा है, अब तुम्हें तो बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। जब बस तक ये लड़की आ सकती है तो ये तो तुम्हारे घर तक भी जा सकती है। भाई तुम होशियार रहना। हाँ, घर पहुँचो, अपना परिवार में बताओ। हाँ, किसी तांत्रिक से की सलाह जरूर लो, नहीं तो हो सकता है तुम्हारे साथ में कुछ गलत हो जाए। अब सही मायने में जो ड्राइवर ने बोला, मेरे तो पसीने छूट गए थे कि क्या मैं वाकई किसी चुड़ैल का शिकार हो गया हूँ? क्या कोई आत्मा थी वो दुल्हन जैसे मुझे दिखाई पड़ी थी? अब क्या मैं जिंदा बच पाऊंगा? कई तरह के सवाल मेरे मन में चल रहे थे। अब मैं बिल्कुल डरा हुआ था, बिल्कुल हाथ पैर कांप रहा था। और वो कंडक्टर ड्राइवर कहने लगे कि भाई, अब जो होना था अब तो हो चुका है, अब रात का मामला तो है नहीं, दिन है। अब डरो मत, आप घर पहुंचो, जैसे घर पहुंचो पहले मंदिर में जाना, इसके बाद मत्था टेको, जिस देवता को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, और उसको प्रार्थना करो। अब फिर अपने घर पहुंचो, आप माता पिता से सलाह करो इसके बारे में कि अब क्या करना है। वो जो बस का ड्राइवर था वो बिल्कुल सही सलाह दे रहा था। अब 2 घंटे का सफ़र और था। चाय पीने के बाद में सब सवारी अब बैठ चुकी थी। इसके बाद बस निकल पड़ी थी। अब मैं पिछली सीट पर बिल्कुल नहीं बैठा था, अपना बैग उठा लिया था। और वो जो चूड़ी थी, उस जो कंडक्टर था उसने किसी लकड़ी की सहायता से उठा करके बाहर रोड पर फेंक दिया था। मैं अब मुसाफिरों के बीच बैठा हुआ था, लेकिन कभी कभी मैं पीछे की तरफ देख लेता था जहाँ मैं लेटा हुआ था रात में। और 1-2 बार तो मुझे लगा कि वो लड़की उसी सीट पर बैठी हुई है, वैसे ही सब कुछ ऐसे ही। और जब मैं अपनी आंखें झपकाता तो लड़की गायब हो जाती थी। मुझे लगता था कि मेरे मन का भ्रम चल रहा है और सब कुछ अभी तो दिन के मामला है, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन कई बार मुझे वो दिन के टाइम में भी नजर आई थी, कुछ पलों के लिए। मैं अपने स्टैंड पर उतर चुका था और सबसे पहले उतर करके जो मंदिर मेरे सामने में आया, अब मैं वहाँ जा कर के मत्था टेका, भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, अब तो मैं ऐसा ही गलती कर बैठा हूँ। और पंडित जी से भी आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, और तब मैं अपने घर की तरफ लौटा था। अब घर पहुंचने की खुशी तो सबको होती है, मुझे भी थी, लेकिन इस सफ़र में वो खुशी मेरी गायब हो चुकी थी। मैं जब अपने घर पहुंचा, मुझे खुश होना चाहिए अपने परिवार को देखकर, अपने गांव को देख करके, लेकिन मेरा मन बहुत बेचैन था, उदास था। अंदर में एक अलग डर का माहौल मेरा शरीर में बना हुआ था। जो भी मेरे लड़के गांव का मिलते, मेरा नाम पूछते, अरे वो पूछते, भैया आ गए हो, सब कुछ ठीक है ना, आप कब कितने दिन रहोगे? हाँ, मैं उनका हाँ हाँ मैं बस जवाब देता था और कुछ खुल के बात नहीं हो पा रही थी। जब मैं अपने घर पहुंच गया, मेरी मम्मी पापा जो भी घर के लोग थे मुझे देख करके खुश हुए, लेकिन मेरा उदास चेहरा देख करके वो थोड़ा आश्चर्य में जरूर पड़े हुए थे।
और मुझसे पूछने लगे कि बेटा नरेश, क्या हुआ तुम्हारे साथ में? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या कोई तुम्हारे साथ घटना हो गई है? तुम बताओ, खुल के बताओ। अब मैं उनको टालने की कोशिश करना नहीं चाहता था। मुझे लगने लगा कि अभी नहीं बताऊंगा तो हो सकता है कि फिर देर हो जाए। अब फिर मैं शुरू से कहानी, जो घटना मेरे साथ में हुई थी, उनको बताने लगा था। जैसे ही मेरी कहानी पूरी हुई, मेरी मम्मी पापा एकदम डर गए थे और वो फिर कुछ देर तो बिल्कुल चुप से रहे थे। इसके बाद कहने लगे, अब तुम अपने गांव में आ गए हो, अपने घर में आ गए हो, और यहाँ पर कोई प्रेत, कोई भूत, कोई आत्मा यहाँ पर आ नहीं सकता। तुम यहाँ सुरक्षित हो, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई आत्मा का आना माना है, कोई भी इस जगह पर, इस गांव में भूत प्रेत नहीं आ सकता, तो तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा डर जरूर हम दूर करेंगे। तुम अब फ्रेश हो जाओ, नहाओ धो, खाना वाना खाओ, अब फिर तुम्हें हम लेके चलेंगे भगत जी के पास में। वो सब इलाज कर देंगे, तुम्हारा डर का भी इलाज पक्का हो जाएगा। अब वही हुआ। दोपहर के बाद 4 बजे के आसपास हम भगत जी के पास पहुंचे थे। अब मेरे पिता सारी एक एक बात बता दिए थे जो मैंने उनको बताया था। भगत जी ने मेरा आंखों के अंदर झांकना शुरू किया। फिर मेरी कलाई को जैसे कोई बैग पकड़ता है नाड़ी देखने के लिए, वैसे उन्होंने पकड़ा। अब फिर कहने लगा कि बच्चा सही बोल रहा है, इसके ऊपर तो हमला हुआ था, और डरने की तो बात है। मेरे पिता से कहने लगा। मेरे पिताजी थे उस भगत जी पर कहने लगे, अरे हमारे गांव में तो भूत भूत और चुड़ैल कभी आती ही नहीं है। आपको तो पता ही है हमारे गांव का जो देवता है कितने शक्तिशाली है। भगत जी कहने लगे, हाँ तभी तो अभी तक ये अंदर ही है, बाहर नहीं आई है। इसके बाद कहने लगे पिताजी से कि घबराने की बात नहीं है, हम इसको जल्दी भगा देंगे, तुम इतना खौफ में मत आओ। इसके बाद वो हमारी जो झाड़ फूक था करने लगे थे। एक लॉकेट सा मुझे यंत्र बना करके दिए थे। आप बोले अपने गले में डाल के रखो, और इसके बाद तुम्हें दोबारा मेरी इस जगह पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो चुड़ैली थी और वो तुम्हारी पीछा उसी पेड़ के पास से कर रही थी। जो बस में तुमने देखा था ना, वो कोई ख्वाब नहीं था, वो रियल में तुम्हारे पास में बैठी हुई थी, तुम्हारे सीने पर सवार थी, और तुम्हें वो लड़की तुम्हें पसंद करने लगी थी, और तभी तुम्हारे साथ यहाँ तक आई हुई है। घटना जब मैंने सब सुना भगत जी के मुंह से, तो वाकई में मैं इतना डरा हुआ था, मन घबराया हुआ था। लेकिन भगत जी बार बार कह रहे थे कि बेटा डरो मत, सब सही हो जाएगा। अब तुम ये जो लॉकेट है इसको धारण कर लो घर जा कर के, और इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। और वही हुआ था जैसे भगत जी ने बोला था, लॉकेट धारण करने का विधि, और उसी हिसाब से मेरे पिता ने सब कुछ करवाया था। लॉकेट पहन लिया तो वाकई में लगा था कि जैसे मेरे बदन का जो वजन था, जो काफ़ी भारी 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 से लग रहा था, और वाकई में हल्का हो चुका था। और उसके बाद मैं 7 दिन की छुट्टी आया था, और इसके बाद मुझे वापस जाना ही था। अब मैं फिर वापस जाने के लिए बस में सवार हो गया था, लेकिन अब पिछली सीट की तरफ नहीं। मेरा जो कंडक्टर ड्राइवर जहाँ बैठते थे, अब मैं उन्हीं के बीच बैठा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं पिछली सीट की तरफ जाऊं और बैठूं। तो दोस्तों, ये थी नरेश जी की अपनी आत्मकथा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।